आप सभी का मेरे चैनल टॉपर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको क्लास 10 साइंस से रिलेटेड सारा स्टफ़ प्रोवाइड करवाया जाएगा। आई होप आप अच्छे से उसे पढ़ेंगे और एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करेंगे। साथ ही साथ आपको कंसेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इंश्योर कर लें कि आपने इस चैप्टर के पिछले 2 लेक्चर अटेंड किए हैं। चलिए आज का लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस को स्टार्ट करते हैं। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आसान शब्दों में जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फूड हमने खाया और एब्जॉर्ब किया था उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि हमारी बॉडी उससे निकली एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। ये प्रोसेस 2 तरीके से हो सकता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया था उसको साइटोप्लाज्म में पायरूवेट, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, उसमें ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, जो आगे जाके रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। चलिए देखते हैं कि पायरूवेट मॉलिक्यूल का एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करने पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। The process of conversion of pyruvate molecule into carbon dioxide, water and energy in the process of oxygen within mitochondria is called aerobic respiration। जिसका मतलब है कि पायरूवेट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये पूरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक सेल ऑर्गेनेली होती है हमारे सेल्स में, उसमें होता है और ये पूरी प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पायरूवेट मॉलिक्यूल एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट देता है, चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट मॉलिक्यूल इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जिसका मतलब है जब पायरूवेट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, उस प्रोसेस को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के नाम से बुलाते हैं और ये प्रोसेस यीस्ट में फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई पर्सन बहुत ज़ोर से भाग रहा था और उसके मसल्स में एकदम से क्रैम्प आ गया। वो क्रैम्प पायरूवेट मॉलिक्यूल के लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में ब्रेक डाउन होने की वजह से आता है, क्योंकि उस टाइम बॉडी को एनर्जी की हाई रिक्वायरमेंट होती है, पर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं होने की वजह से पायरूवेट मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी एक्यूमुलेशन से मसल क्रैम्प्स आते हैं। जो एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान रिलीज हुई थी उसको एटीपी नाम का एक मॉलिक्यूल बनाने में यूज़ कर लिया जाता है। इस एटीपी मॉलिक्यूल को एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेसेस भी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है और जैसे कि मैंने बताया, इसको बनाने में एनर्जी को यूज़ किया जाता है, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है और जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। ये अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसको समझते हैं। प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस को करने के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि स्टोमेटा और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस जो एयर के कांटेक्ट में होते हैं उनके थ्रू होता है। उसके बाद डिफ्यूजन के प्रोसेस से पूरी प्लांट बॉडी में गैसेस डिफ्यूज हो जाती हैं। डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस में निकलती है उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज कर लिया जाता है, पर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन ज़्यादा होने से डे टाइम में ऑक्सीजन की रिमूवल एक मेजर प्रोसेस होती है। सिमिलरली नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल एक मेजर इवेंट होता है, क्योंकि उस टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होती। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख रहे हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गिल्स फिशेस में, स्किन फ्रॉग्स में, लंग्स ह्यूमन बींग्स में एंड एयर ट्यूब्स कॉकरोच में। फिशेस या और भी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो गिल्स की हेल्प से रेस्पायर करते हैं, वो पहले डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में है उसको इनटेक करते हैं अपने माउथ की हेल्प से और फिर गिल्स
से ऑक्सीजन उनके ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है। चलिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पैसेज एयर फॉलो करती है वो है नोस्ट्रिल्स, देन नेज़ल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी बोला जाता है, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली एल्वियोलाई जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ब्लड से। चलिए इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग से जो एयर हमने इनहेल की थी वो नोस्ट्रिल्स में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनसे फ़िल्टर होके जाती है। उसके बाद वो थ्रोट से पास होते हुए लंग्स में पहुंचती है। थ्रोट में कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है ताकि हमारा एयर पैसेज कोलैप्स ना करे। फिर ट्रैकिया से ब्रोंकाई में एयर पास होती है जो आगे बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स से गुजरते हुए एल्वियोलाई में, जो कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में, उसमें पहुंच जाती है। एल्वियोलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होता है जहां से ऑक्सीजन सेल्स को और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। इस प्रोसेस के दौरान एक फिक्स वॉल्यूम एयर की लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है जिसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है, जो इस प्रोसेस के दौरान गैसियस एक्सचेंज होने में सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करवाती है ताकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस अच्छे से हो सके। पर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफ्यूजन प्रेशर एनफ नहीं होता, इसलिए एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड होकर पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में इजीली सोल्यूबल होती है और हमारे ब्लड प्लाज्मा का मेजर पार्ट वाटर होता है, तो उसे किसी बाइंडिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती और वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर लंग्स तक ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। इसी के साथ हमारा थर्ड लेक्चर भी ओवर होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक उसी टाइम पहुंच जाए। और इसी के साथ मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।